हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज, है ना। चाहे आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेट का कर रहे हैं या फिर टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पहले मैंने कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स पे वीडियो बनाया था, कंप्लीट मैक्रो पे बनाया था, कंप्लीट मनी एंड बैंकिंग पे बनाया, और उसके बाद ये चौथा आपका आ रहा है कंप्लीट इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें 246 से शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि शुरुआत का जो क्वेश्चन था 100 क्वेश्चन माइक्रो से था, 100 क्वेश्चन फिर मैक्रो से रहा, फिर आपका 45 क्वेश्चन मनी बैंकिंग से था। ठीक है, ये शुरुआत होगा 246 से 295 तक। टोटल हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आगे बढ़ूं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं या फिर सीयूटी पीजी का कर रहे हैं, है ना, तो अभी फिलहाल कोर्सेज में 50% का ऑफ चल रहा है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स और सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स में। क्लियर। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जो टेस्ट सीरीज 99 रुपीज से शुरू हो रहा है। टेस्ट सीरीज आप हमारे वेबसाइट से दे सकते हैं www.recc.org.in पर। ठीक है, बाकी अगर क्लासेज करना है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का या सीयूटी पीजी का, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन राज इकोनॉमिक्स RECC प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स का। क्वेश्चन नंबर 246 हमारे पास है, कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन इज। कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन, मतलब अगर x हमारा ऑब्जर्वेशन है उसमें x बार माइनस कर दिए, ये हो गया डेविएशन, डेविएशन इन x फ्रॉम मीन। ठीक है, इसका सम क्या होगा, मतलब सिग्मा x माइनस एक्स बार क्या होगा। देखिए ये जीरो होता है। जैसे मान लीजिए x हमारे पास है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका मीन अगर निकाल लें तो मीन क्या होगा, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 1 15 अपॉन टोटल टर्म में 5 कितना आ गया 3। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार निकालिए। ठीक है, क्या होगा 1 माइनस 3 माइनस 2 2 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 3 0 1 2। अब इसको सम कर देंगे सिग्मा x माइनस एक्स बार, तो क्या होगा, ये जीरो आ गया ना, -3 + 3 जीरो हो गया। क्लियर। तो ये याद रखिएगा कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गिवन द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअस वेरिएबल, है ना, मतलब जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो कंटिन्यूअस, वो क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वैसे समय में बेस्ट मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी क्या होता है। तो ऐसे समय में ना हमारा जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सबसे बेस्ट मेजर होता है मीन, क्योंकि वो उसके सेंटर वैल्यू को कैलकुलेट करता है। याद रखिएगा मीन जो है हमारे पास जितने भी डेटा है, डेटा सेट है, सभी को वो कंसीडर करता है, इसीलिए हम मीन को बेस्ट मेथड ऑफ सेंटर टेंडेंसी यहां पे मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1 2 से n तक क्या होता है। देखिए अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना फर्स्ट नेचुरल नंबर का 1 2 3 डॉट 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 n तक, ठीक है, तो इसका अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है n + 1/2। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 500 नंबर तक का निकालना है अर्थमेटिक मीन, तो n क्या हो गया 500, 500 + 1/2 करेंगे, मतलब 501/2, तो क्या हो जाएगा हमारा 250.5। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, कहता है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन इज। देखिए अगर हम सम ऑफ स्क्वायर निकालें x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का, ठीक है, कहता है सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशन फ्रॉम मीन यही है x माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर का सम, ये क्या होता है, इट इज सेड टू बी मिनिमम। ठीक है, मिनिमम, है ना। अगर आपने एक्सपेक्टेशन का प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा तो उसमें ये जानते होंगे कि जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन होता है वो हमारा होता है मिनिमम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इफ एन ऑब्जर्वेशन इन डेटा सेट इज जीरो देन इट्स ज्योमेट्रिक मीन इज। देखिए
ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका ऐसे, मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर है, 0 है, 1 है, 3 है। इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना, क्यूब रूट क्या होगा, 0 इंटू 1 इंटू 3, क्या हो जाएगा ये 0। क्लियर? जो भी डेटा सेट हमारा रहेगा, अगर उसमें एक टर्म 0 आ जाए, तो यहाँ पे एक 0 है ना, तो ज्योमेट्रिक मीन भी उसका क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट 251 है, कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन एम मतलब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन क्या होता है? देखिए जीएम इक्वल्स हमारा होता है अर्थमेटिक मीन इंटू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन का रूट। ठीक है, तो अगर इसका स्क्वायर कर दें तो जीएम स्क्वायर क्या होगा, एम इंटू एच एम। ठीक है, तो कहीं है, बिल्कुल बी नंबर है, क्योंकि ये ऑप्शन था नहीं तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू इन द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ऐसे केस में कहा जाता है कि रिलेशनशिप दिखा रहा है क्या, मीडियन माइनस Q1 इक्वल्स Q3 माइनस मीडियन। ये तो ठीक है, मीडियन, हाँ ये सब गलत है। देखिए याद रखिएगा, मीडियन माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल ये इक्वल होता है थर्ड क्वार्टाइल माइनस मीडियन के। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, 2 मीडियन इक्वल्स Q1 प्लस Q3, या फिर आप मन करें इसको ऐसे लिखिए हम लोग, है ना, Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन इक्वल्स 0, मतलब इसको कर देंगे इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये फॉर्मूला है स्केवनेस का, स्केवनेस 0 होता है कहां पे, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। याद रखिएगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में स्केवनेस होता है 0। Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन ये होता है स्केवनेस का फॉर्मूला। ठीक है, तो इक्वल टू 0, तो हमारा पहला रिलेशन जो है वो सही है। ठीक है, क्लियर है? मीडियन को सेकंड क्वार्टाइल भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वार्टाइल को भी मीडियन भी बोलते हैं। ठीक है, जो बच्चे पहले से प्रिपेयर किए होंगे उनको ये चीज पता होगा। ठीक है, चलिए 253 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू इन अ मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है तो कौन सा रिलेशन सही है। देखो इसमें एक फॉर्मूला सिंपली याद रखना, मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, पहला क्या, तो दूसरा तो हमारा सही है। ठीक है, पहला क्या है, मीडियन माइनस मोड, मीन माइनस मोड बराबर, अच्छा चलो लग रहा है सब सही है, मीन माइनस मोड बराबर 3 मीन माइनस मीडियन। इसको सॉल्व करें क्या होगा, मीन माइनस मोड बराबर 3 मीन माइनस 3 मीडियन। ठीक है, तो इसको एक साइड ले आइए, तो इधर 3 मीडियन हो जाएगा, इसको राइट साइड ले गए तो फिर प्लस मीन माइनस 3 मीन इक्वल्स मोड, तो मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बिल्कुल ये भी सही है, सारे सही है। ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई किया गया। सी नंबर देखिए, 3 मीडियन बराबर 2 मीन प्लस मोड, इसको भी सिंप्लीफाई कर दीजिएगा अगर हम लोग, है ना, क्या आएगा, 3 मीडियन बराबर 2 मीन प्लस 2 मोड, 2 मोड नहीं, यहाँ पे ऑप्शन हमको लग रहा है गलत है, ये हमारा 2 मीन प्लस मोड होगा। ठीक है, 2 मीन प्लस मोड होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एरर हुआ है ना। अगर हमारा क्वेश्चन ये रहता 3 मीडियन इक्वल्स 2 मीन प्लस मोड, ठीक है, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर मोड आ गया ना। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको सुधार लीजिएगा, ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 254, कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डेटा ऑफ अ सेट ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस इज 8। कहता है जो n जब हमारा 50 था तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 8 है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, देन द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। देखो इसको ध्यान रखना थोड़ा ऐसे ही। ठीक है, एक होता है चेंज इन स्केल। चेंज इन स्केल का मतलब क्या होता है कि हर ऑब्जर्वेशन को कुछ एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दें या फिर डिवाइड कर दें। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अफेक्ट होता है चेंज इन स्केल से। अगर 2 गुना कर दिए हर ऑब्जर्वेशन में
तो नया जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो भी होगा जो टर्म से मल्टीप्लाई के इनटू इनिशियल वाला स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 2 × 8 कितना आ गया 16। ठीक है, तो चेंज इन स्केल से इन्फ्लुएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई भी नंबर अगर हम लोग जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा नया स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर सब में सब डेटा को 2 से डिवाइड कर देते तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है 8/2 डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 254 2 बार लिखा गया है। ठीक है, ये 255 है हमारा। ठीक है, ये क्या है 255 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। देखिए डिस्पर्सन जब मेजर करते एक होता है एब्सोल्यूट मेजर और एक होता है रिलेटिव मेजर। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर में क्या क्या आता है स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, मीन डेविएशन हो गया, ठीक है, रेंज हो गया, ये सब एब्सोल्यूट मेजर है। रिलेटिव मेजर्स होता है क्या है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, रिलेटिव मेजर करने के लिए हम लोग कोफिशिएंट का यूज करते हैं। तो कहता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो एब्सोल्यूट है, वेरिएंस भी एब्सोल्यूट है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन 256 हमारे पास है, कहता है इफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल x एंड y इज लीनियर, x और y वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब होता है कि चेंजेस जो है ना सेम रेशियो में चेंजेस हो रहा है एक्स वाई में। ठीक है, द पॉइंट्स ऑन द स्कैटर डायग्राम, आपने स्कैटर डायग्राम देखा होगा। ठीक है, लीनियर होता है तो ये इस पॉजिटिव लीनियर है तो इस प्रकार से आपका चलता जाएगा। ठीक है, क्लियर। निगेटिव लीनियर है तो कुछ इस प्रकार से चलता जाएगा आपका। मतलब सिचुएशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन जो है हमारा बनता है। ठीक है, अगर एक्स वाई के बीच पॉजिटिव लीनियर रिलेशन है तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, एक्स वाई के बीच में निगेटिव लीनियर है तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। ठीक है, कहता है विल फॉल एग्जैक्टली ऑन स्ट्रेट लाइन, नहीं ये तो नहीं होगा, विल एग्जैक्टली फॉल नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन लाइन के आसपास ही रहेगा, कुछ उस पर फॉल भी कर सकता है, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। विल फॉल ऑन अ कर्व, नहीं कर्विकल शेप तो होगा नहीं, लाइन बनेगा। मस्ट रिप्रेजेंट पॉपुलेशन पैरामीटर, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। आर बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा प्रेजेंट किया जा सकता है। बिल्कुल सही हमारा है ये आंसर, एक स्ट्रेट लाइन चलेगा, पॉजिटिव है तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, निगेटिव है तो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। 257 है, कहता है इफ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज पॉजिटिव एज वेरिएबल वाई डिक्रीजेस, वेरिएबल एक्स कहता है एक्स वाई के बीच में अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर एक्स बढ़ता है तो वाई भी बढ़ता है, एक्स घटता है वाई भी घटता है। ठीक है, यहाँ क्या पूछा है एज वाई डिक्रीजेस, एज वाई डिक्रीजेस तो एक्स क्या होगा, ये भी हमारा डिक्रीज ही करेगा, एक्स विल ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, 258 है, कहता है देयर इज अ हाई इनवर्स एसोसिएशन बिटवीन ओवरवेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेजर्स। ठीक है, कहता है अगर ओवरवेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बीच में हाई इनवर्स रिलेशनशिप है तो इनमें से कौन सा आंसर हमारा सही हो सकता है, ये स्टेटमेंट को कौन प्रूव कर सकता है। तो पहला तो होगा नहीं क्योंकि ये हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है, दूसरा है इनवर्स, लो इनवर्स है हमारा ये लो इनवर्स। ठीक है, उसके बाद है तीसरा नंबर है ये लो पॉजिटिव है, लो डायरेक्ट रिलेशन, तीसरा है लो, चौथा लो इनवर्स -0.80 है, ये हाई निगेटिव हाई इनवर्स रिलेशनशिप प्रेजेंट करता है एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है 259 कहता है ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट लेवल्स विच इज रिक्वायर्ड लेवल फॉर द वैलिड कैलकुलेशन ऑफ पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है, ठीक है, वो वैलिड कब होगा, है ना, जब हमारा नॉमिनल स्केल वेरिएबल हो तब, इंटरवल हो तब, ऑर्डिनल हो तब, रेशियो हो तब। मैंने मेजरमेंट ऑफ स्केल एक्सप्लेन किया है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, लिखिएगा इकोनोमेट्रिक्स यूजी पीजी, है ना, उसमें ये डिस्कशन मैंने किया हुआ है।
तो हमारा आंसर इसमें होगा इंटरनल, ठीक है, इंटरवल या इंटरनल बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट डिपेंड्स ऑन ओरिजिन। नहीं, ये ना तो ओरिजिन पर डिपेंड करता है ना तो स्केल पर डिपेंड करता है, तो दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा तो एकदम नहीं होगा, चौथा होगा हमारा, ठीक है। चेंज इन ओरिजिन का मतलब है हमारे पास एक्स वेरिएबल है या वाई वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, ठीक है। अगर एक्स में कुछ ऐड कर दिया जाए, क्लियर, सब में ऐड कर दिया जाए वैल्यू, ठीक है, तो ये चेंज इन ओरिजिन होता है। चेंज इन स्केल मान लो कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाए, तो अगर हम लोग वेरिएबल में कुछ ऐड भी कर दे या फिर कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर दे तो वैल्यू चेंज नहीं होता है। चेंज इन ओरिजिन मतलब एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ सर्टेन वैल्यू, चेंज इन स्केल मतलब मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग अ सर्टेन वैल्यू, ठीक है। तो ये होगा इट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल, ठीक है। नेक्स्ट है इफ द अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वाई इज 0.25, ठीक है। देखिए आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर अपॉन TSS प्लस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर या फिर अनएक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये होता है हमारा, क्लियर। एक्सप्लेन इसी को हम लोग बोलते हैं आर स्क्वायर प्लस RSS अपॉन TSS, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 माइनस RSS अपॉन TSS। TSS क्या ये RSS अपॉन TSS क्या एक्सप्लेन कर रहा है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। 1 माइनस 0.25 कितना आ गया हमारा 0.75। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 262 है, कहता है इफ टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर 0.8 एंड 0.2, कहता है दो कोरिलेशन कोफिशिएंट है ना, मान लीजिए BXY एंड BYX, ये दो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है। इसको अगर मल्टीप्लाई करके रूट डाल दे तो हमारा ये कोरिलेशन निकल जाता है, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने बोला है, तो R बराबर 0.8 इंटू 0.2 रूट अंडर, तो R बराबर क्या होगा रूट अंडर 0.16, जो कि हो जाएगा प्लस माइनस 0.40, ठीक है। अच्छा ऑप्शन में यहाँ पे वैसा नहीं दिया है ना, प्लस 0.40 भी हो सकता है, माइनस 0.40 भी हो सकता है, यहाँ ऑप्शन में गलती है, CD दोनों हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 263, कहता है टू इवेंट्स A एंड B आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट है मतलब A अकर जब करता है तो B जब अकर करेगा ना तो वो A से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू बी अगर बात करा जाए तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। दूसरा, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B ऑलरेडी अकर्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिपेंडेंट है, B होना नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B ऑलरेडी अकर्ड, तो ये इसका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ A ही होगा, क्योंकि B से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी सही है। तीसरा नहीं होगा क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सीरीज का है ये, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट की बात नहीं कर रहा है, तो बोथ होगा A एंड B, क्लियर है। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिजिट 2 इन अ थ्रो ऑफ अनबायस्ड डाइस इज। देखो एक अनबायस्ड डाइस में क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 आने का क्या चांस है, डिजिट 2, तो 2 एक बार आया है ना ये, ठीक है, तो क्या होगा 1/6, 1/6, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट if 2 dice are thrown simultaneously then probability of getting a total of 6 will be। देखो दो डाइस अगर थ्रो किया जाए 6 कब कब आ सकता है, पहला में 1 दूसरा में 5 आए, पहला में 2 दूसरा में 4 आए, पहला में 3 दूसरा में भी 3 आए, पहला में 4 दूसरे में 2 आए, पहला में 5 दूसरा में 1 आए, तो इसका सम 6 होगा। कितना है 1 2 3 4 5, तो 5/36, क्योंकि दो डाइस है तो 5/36, टोटल सब सैंपल स्पेस हो गया 36, दो डाइस है तो 6 का स्क्वायर होता है उसका सैंपल स्पेस, ठीक है। चलिए कहता है अ बैग कंटेन्स 3 रेड 6 व्हाइट 7 ब्लू बॉल्स इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, दो बॉल को रैंडमली निकाला गया, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ व्हाइट बॉल इज, ठीक है। देखो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितना है हमारे पास 6 है,
टोटल बॉल क्या है हमारे पास, टोटल बॉल्स क्या है, 7 6 13 6 16, ठीक है, हो गया। तो कहता है दोनों हमारा क्या हो, व्हाइट हो, क्लियर। तो 6 व्हाइट है, 2 निकाला कि दोनों का दोनों व्हाइट हो, फर्स्ट इज व्हाइट सेकेंड इज व्हाइट, टोटल क्या है 16, कॉम्बिनेशन 2 बॉल निकाला गया, कॉम्बिनेशन के थ्रू बना रहा हूं मैं इसको, तो इसका क्या हो जाएगा 6C2 का क्या हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 अपॉन 2 बचेगा 3, 5 3 जा 15। देखो अभी ऑब्वियस सी बात है मैं फैक्टोरियल नहीं सिखा सकता हूँ इसमें, है ना, तो अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं आता होगा तो पहले उसको सीख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसमें हो जाएगा क्या हमारा 16 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 14 का फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 16 इंटू 15 अपॉन 2, तो हो जाएगा 8 इंटू 15, 8 इंटू 15 का मतलब कितना हुआ 120, ठीक है, क्या हो गया 15 अपॉन 120, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 5 3 जा 15, 43 जा 120, ठीक है, हाँ 5 अपॉन 40, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए कहता है फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू, म्यू ये मीन को दिखा रहा है, ठीक है, म्यू 30 देन इट्स मोड वैल्यू इज, देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो यहाँ पे मीन वही होता है, मोड भी वही होता है और मीडियन भी वही होता है। तो अगर मीन हमारा 30 है तो मोड भी हमारा 30 ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एनी रैंडम वेरिएबल, ठीक है, कहता था सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1, बिल्कुल सही है। और रैंडम वेरिएबल में है मोर देन 1 प्रोबेबिलिटी, नहीं, एक रैंडम वेरिएबल का एक प्रोबेबिलिटी होगा। द मीन ऑलवेज लाइज बिटवीन मोड एंड मीडियन, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, पहला ही आंसर हमारा सही है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एक ही सही हमारा यहाँ पे है। 269 में कहते थे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है NPQ का रूट, ठीक है। तो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सक्सेस पे डिपेंड करता है, फेलियर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल, नंबर ऑफ ट्रायल पे बिल्कुल, एन पर भी, सब पर करता है, ऑल ऑफ दीज होगा, क्लियर है। 270 कहता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी अप्रोक्सीमेटेड बाय अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड, ठीक है, अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है में भी अप्रोक्सीमेटेड किया गया है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, कब, जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n बहुत ही लार्ज हो जाए, ठीक है, n लार्ज हो जाए, ठीक है, और सक्सेस भी हमारा क्या हो जाए, सक्सेस स्मॉल हो जाए, ठीक है, ये सिचुएशन अगर रहेगा तो वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन है n इज लार्ज p इज स्मॉल, क्योंकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने पढ़ा होगा n टेंस टू इनफाइनाइट जा सकता है, p टेंस टू 0 जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए 270 तक हो गया है, 271 नंबर देखते हैं, कहता है अंडर द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच, है ना, कहता है टी टेस्ट अप्रोच जो हम लोग यूज करते हैं, a statistic is said to be statistically significant if the test statistic lie in the critical region, this statement is true or false। देखिए अगर हम लोग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं और अगर क्रिटिकल रीजन जिसको हम लोग रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं क्रिटिकल रीजन को, रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं, ठीक है, अगर हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है ना क्रिटिकल रीजन अर्थात रिजेक्शन रीजन में लाई किया है, इसका मतलब कहा जाता है स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, क्योंकि यहाँ पे हाइपोथेसिस रिजेक्ट, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है और नल हाइपोथेसिस का रिजेक्ट होना मतलब स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होता है वो, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है we do not reject the null hypothesis when the test statistics under the test of significance lie in the, देखिए नल हाइपोथेसिस कब रिजेक्ट नहीं होगा, है ना, रिजेक्शन रीजन में रिजेक्ट तो होगा, क्रिटिकल रीजन में रिजेक्ट तो होगा, अभी मैंने बताया ना क्रिटिकल रीजन अर्थात रिजेक्शन रीजन एक ही चीज है ना, इसमें अगर लाई करता है स्टैटिस्टिक तो मतलब है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है।
तो कब रिजेक्ट नहीं करते नल हाइपोथेसिस? जब एक्सेप्टेंस रीजन में आता है। जैसे मान लीजिए टू टेल टेस्ट है हमारे पास, ठीक है, ये टू टेल टेस्ट है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा मान लीजिए क्या है, ये हमारा रिजेक्शन रीजन है, ठीक है। तो अगर इधर टेस्ट स्टैटिस्टिक लाई करेगा तो हम लोग नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे, लेकिन अगर यहां से यहां के बीच में ये जो होता है ये एक्सेप्टेंस रीजन है। क्या है? एक्सेप्टेंस रीजन है, ठीक है, और यहां पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। क्लियर? चलिए 273 है, कहता है गिवन द सैंपल साइज इफ वी ट्राई टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द ट्रू हाइपोथेसिस। कई बार ट्रू हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग इस प्रोबेबिलिटी को घटाना चाह रहे हैं। किस प्रोबेबिलिटी को? कि वी आर रिजेक्टिंग ट्रू हाइपोथेसिस, ठीक है। वी एट द सेम टाइम इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द फॉल हाइपोथेसिस, ठीक है, और एट द सेम टाइम वी इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द फॉल्स हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इसको दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली फॉर टाइप 1 एरर, ट्रू ओनली फॉर टाइप 2 एरर, ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है। कहता है अगर हम रिजेक्टिंग ट्रू हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी को घटाना चाहते हैं तो उसी समय क्या होगा, एक्सेप्टिंग फॉल्स हाइपोथेसिस उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। सही है। 274 है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग assumption आर रिक्वायर्ड टू शो द कंसिस्टेंसी, अनबायसनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ एस्टिमेटर, ठीक है। पहला है एक्सपेक्टेशन ऑफ यूटी इक्वल 0, ठीक है, पहला ये हमारा। दूसरा वेरिएंस ऑफ यूटी कांस्टेंट है, ठीक है। कोवेरिएंस ऑफ यूटी माइनस जे ये इक्वल टू 0, मतलब कोरिलेशन वहां पे किसी प्रकार का नहीं है। यूटी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 0 एंड वेरिएंस कांस्टेंट सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। देखिए हमें कह रहा है कंसिस्टेंसी प्रूफ करना है, अनबायसनेस प्रूफ करना, एफिशिएंसी प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब जो एस्टिमेटर आया हमारे पास बीटा 1 कैप, बीटा 2 कैप, ठीक है, इसका ये कंसिस्टेंट है नहीं है, अनबायस्ड है नहीं है, इफिशिएंट है या नहीं है, ये पता करना है। तो शुरुआत का तीनों रिक्वायर्ड होता है, चौथा नंबर होता जरूर है बट ये रिक्वायर्ड नहीं है टू शो द कंसिस्टेंसी, अनबायस्डनेस एंड एफिशिएंसी। इसका यूज होता है बेसिकली टेस्टिंग हाइपोथेसिस में, ठीक है। तो हमारा सिर्फ 1, 2 एंड 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 275, कहता है विच of the following may be consequences of one or more of the classical linear regression model assumption being violated। कहता है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का जो assumptions हैं, जितने भी assumptions है, अगर उसमें कहता है वॉयलेट हो जाए, ठीक है, मतलब तो क्या होगा? द कोफिशिएंट एस्टिमेट्स आर नॉट ऑप्टिमल, ठीक है, अगर assumption वॉयलेट हो रहा है तो कोफिशिएंट एस्टिमेट जो होगा वो ऑप्टिमम नहीं होगा। द स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट आर नॉट ऑप्टिमल, ये भी सही है। द डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम्ड फॉर द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आर इनएप्रोप्रिएट, बिल्कुल, अगर क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का जो अजम्पशन है वो वायलेट होता है तो हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो अज्यूम करते हैं वो भी इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। फिर कंक्लूजन रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी इनवैलिड, बिल्कुल सही है, सारे के सारे सही, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए 276 है, कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरोसिडास्टिसिटी। देखिए क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में एक अजम्पशन है कि वेरिएंस ऑफ यूआई जो होगा, ठीक है, वेरिएंस ऑफ यूआई वो कांस्टेंट होगा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट ना हो तो इसको बोलते हैं हेटेरोसिडास्टिसिटी, ठीक है, ध्यान रखिए। अगर कांस्टेंट है, अगर ये अजम्पशन वैलिड है तो होमोसिडास्टिसिटी, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो हेटेरोसिडास्टिसिटी। तो हेटेरोसिडास्टिसिटी का क्या मीनिंग हुआ? वेरिएंस ऑफ यूआई मतलब एरर टर्म इज नॉट कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर, ठीक है। 277 है, कहता है व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ओएलएस एस्टिमेटर इफ हेटेरोसिडास्टिसिटी इज प्रेजेंट इन अ रिग्रेशन मॉडल बट इग्नोर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इट विल बी इग्नोर्ड, इट विल बी इनकंसिस्टेंट, इट विल बी इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट होगा, ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंट होता है, इग्नोर नहीं होता है वो, ठीक है, ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 278 है, कहता है नियर मल्टीकोलिनियरिटी अकर्स व्हेन, कहता है नियर मल्टीकोलिनियरिटी कब अकर करेगा।
पहला ऑप्शन है टू और मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आर परफेक्टली कोरिलेटेड विथ ईच अदर। अगर परफेक्टली कोरिलेटेड है तो फिर वहां पे नियर मल्टी कोलिनियरिटी नहीं, परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी आ जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड विद द एरर टर्म, नहीं ये भी नहीं होगा। दी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड विद द डिपेंडेंट वेरिएबल, नहीं ये भी नहीं होगा। क्या है भाई, टू और मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड विद ईच अदर, बिल्कुल यही होगा। अगर हम लोग नियर मल्टी कोलिनियरिटी की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है टू और मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आर हाईली रिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट 279 कहता है इफ OLS इज यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन, अगर ऑटो कोरिलेशन के प्रेजेंस में OLS यूज किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लाइक कॉन्सिक्वेंस, क्या होगा, कोफिशिएंट एस्टिमेट में बी मिसलीडिंग, नहीं वो नहीं है। हाइपोथेसिस टेस्ट कुड रीच टू रॉन्ग कंक्लूजन, बिल्कुल, अगर ऑटो कोरिलेशन है तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग अगर वहां पे अप्लाई करेंगे तो रॉन्ग कैलकुलेशन हमें दे सकता है। फोरकास्ट मेड फ्रॉम द मॉडल कुल बी बायस्ड, नहीं वो अनबायस्ड ही रहेगा, ऑटो कोरिलेशन भी रहता है तब भी अनबायस्डनेस का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड एरर में भी इनएप्रोप्रिएट, हाँ बिल्कुल सही है, तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 280 है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लोजिबल रेडिमी फॉर नियर मल्टी कोलिनियरिटी, मतलब मल्टीपल कोलिनियरिटी का कौन सा प्लोजिबल रेमेडी नहीं है। कहता है यूज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, देखिए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यूज होता है, ठीक है, नियर मल्टी कोलिनियरिटी को करे रेमेडी है ये। ड्रॉप वन ऑफ द कोलिनियर वेरिएबल, बिल्कुल ये भी है। यूज द लॉन्गर डेटा, टेक द लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल, नहीं ये नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 281 हमारे पास है, कहता है वन ऑफ द अजम्पशन ऑफ CLRM क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज दैट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है मस्ट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ, किससे ज्यादा होना चाहिए, देखो दो चीजें याद रखिएगा। कहता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ना वो जितना हमें एस्टिमेट करना है, जैसे हमें मान लीजिए yi इक्वल्स β1 प्लस β2 xi प्लस ui है, तो एस्टिमेटर हमारे पास यहाँ दो है, ठीक है, इसको एस्टिमेट करना है तो वो क्या होना चाहिए, दो है ना, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम से कम 2 से ज्यादा होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे एस्टिमेटर तो दिया नहीं ऑप्शन में, क्या क्या है, रिग्रेसर मतलब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रिग्रेशन ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल कोई बोलते हैं, तो ए नंबर ऑप्शन होगा। याद रखिएगा जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल से ज्यादा होना चाहिए, ये अजम्पशन है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज ये भी बोला गया है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स उससे भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एस्टिमेटर नहीं था तो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ये हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता है, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल रिग्रेसर को बोलते हैं, ये ग्रेटर होना चाहिए किससे, नंबर, जितना एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, जैसे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल 2 हमारे पास है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम से कम 3 होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कहता है इन अ रिग्रेशन मॉडल विथ हाई मल्टी कोलिनियरिटी द वेरिएंस इज, देखिए मल्टी कोलिनियरिटी के केस में आपको पता होगा वेरिएंस जो होता है वो काफी ज्यादा लार्ज होता है, ठीक है। चलिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द रिग्रेशन मॉडल इन द प्रेजेंस ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी, क्या होता है, टी रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट टेंड टू बी सिग्निफिकेंटली नॉट ट्रू, नहीं ये तो ट्रू है, टी रेशियो कोएफिशिएंट जो क्या होता है सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। R² इज हाई, ये भी तो ट्रू है। OLS एस्टिमेटर नॉट ब्लू, ये नहीं होगा। देखो याद रखिएगा अगर इम्परफेक्ट, याद रखिएगा इम्परफेक्ट, यहां सवाल इम्परफेक्ट होना चाहिए था, अगर इम्परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी है, ठीक है, तो वो ब्लू होता है, क्लियर है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा नॉट ट्रू। तो क्या है, OLS एस्टिमेटर आर एक्चुअली ब्लू इन द केस ऑफ इम्परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 284, कहता है अ श्योर वे ऑफ रिमूविंग मल्टी कोलिनियरिटी फ्रॉम द मॉडल इज टू, क्या है, वर्क विथ पैनल डेटा, नहीं, ड्रॉप वेरिएबल दैट कॉजेज मल्टी कोलिनियरिटी इन द फर्स्ट प्लेस, हाँ अगर हम जिस वेरिएबल के कारण है ना आ रहा है आपका क्या आ रहा है
मान लीजिए आपका मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है, अगर उस वेरिएबल को ड्रॉप कर दिया जाए तो वैसे केस में हमारा मल्टी कोलिनियरिटी जो है वो रिमूव हो सकता है, ठीक है। चलिए 285 पे कहता है द रिग्रेशन कोफिशिएंट एस्टिमेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन इन द सिंपल डेटा इज नॉट। देखो अगर ऑटो कोरिलेशन है तो अनबायस्ड होता है, ठीक है, तो कंसिस्टेंट होगा, बट वेरिएंस मिनिमम नहीं होता, इस कारण से वो एफिशिएंट नहीं होता है। तो हमारा पूछा है नहीं होता है, क्या नहीं होता, एफिशिएंट नहीं होता है, लीनियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ इन आवर रिग्रेशन मॉडल वन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इंक्लूडेड इज द लैग्ड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का लैग्ड वैल्यू इंक्लूड किया गया हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे हमारा yt है, yt इक्वल्स बीटा 1 प्लस बीटा 2 xt प्लस बीटा 3 yt माइनस 1 है ना, प्लस ut, राइट। तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसका भी लैग्ड लिया गया है, ये हमारा ऑटो रिग्रेसिव मॉडल होगा। डायनेमिक में सिर्फ क्या होता है कि लैग वैल्यू होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, आपने पढ़ा होगा SRF, क्या होता है ये, एस्टिमेटेड वर्जन ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, बिल्कुल पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन का एस्टिमेटेड वर्जन होता है कौन, SRF, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 288 है तो कहता है द कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्क्वायर सोज, आर स्क्वायर क्या बताता है, आर स्क्वायर हमें बताता है कि द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल y में कितना वेरिएशन आया है ड्यू टू वेरिएशन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, ठीक है। तो है ना, प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल y इज एक्सप्लेन्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका, बाकी ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 289 है कहता है स्टूडेंट टी टेस्ट वाज फॉर्मुलेटेड बाय, स्टूडेंट टी टेस्ट जिसको जो कि हमारा क्या है टी टेस्ट ही बोलते हैं, स्टूडेंट टी टेस्ट, ठीक है, विलियम गॉसेट ने दिया था, तो विलियम सिली गॉसेट हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू इज, बी का मतलब होता है बेस्ट, एल का मतलब लीनियर, यू का मतलब अनबायस्ड, ई मतलब एस्टिमेटर, ठीक है। तो कहाँ है बेस्ट, लीनियर, अनबायस्ड, एस्टिमेटर, ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है, 1 ही होगा आंसर, क्लियर। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, टाइम टू टाइम जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम सीरीज डेटा कहते हैं हम लोग उसको, ठीक है। फिर कहता है डेटा ऑन वन और वेरिएबल कलेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में अगर डेटा को कलेक्ट किया जाता हो, ठीक है, तो वो क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है पूल्ड डेटा इंप्लाई अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल, बिल्कुल सही है, ठीक है। पैनल डेटा क्या होता है, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पूल्ड डेटा इन विच सेम क्रॉस सेक्शनल यूनिट इज सर्वे। देखो ये क्वेश्चन आता है जब सेम यूनिट से सर्वे किया जाए अलग अलग टाइम में, ठीक है, मतलब टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल दोनों तरह का डेटा हो और सेम यूनिट से सर्वे किया जा रहा हो, ठीक है, तो वो पैनल डेटा होता है, क्लियर, दोनों सही है। नेक्स्ट है कहता है लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर अनबायस्ड मिनिमम वेरिएंस लीनियर, अच्छा ब्लू का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है, मिनिमम वेरिएंस लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर अनबायस्ड लीनियर, हाँ पहला ही सही है, ठीक है, पहला ही सही होगा हमारा, क्लियर, ओनली ए, बाकी तो इसमें आ रहा है बायस्ड हो तो बायस्ड तो होगा नहीं, इसमें अनबायस्ड मैक्सिमम वेरिएंस है तो होगा नहीं। ब्लू का मतलब होता है बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो अनबायस्ड ये बेस्ट का बोलते हैं, मिनिमम वेरिएंस को बोलते हैं और लीनियर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस, देखिए जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया जाता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले होता है सेटअप द हाइपोथेसिस, बिल्कुल सही, फिर क्या है सेलेक्टिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हाँ कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना, 1% लेना, ये सेलेक्ट द सुटेबल टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, हाँ कौन सा अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक्स होगा, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, उसको सेलेक्ट करना। डिटरमाइन द क्रिटिकल रीजन, हाँ रिजेक्शन रीजन क्या होगा उसको डिटरमाइन करना। परफॉर्मिंग कंप्यूटेशन, फिर कंप्यूट करना। डिसीजन मेकिंग, फिर डिसीजन हम लोग लेना, एकदम सही है, सारे के सारे होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर, यहाँ तक उम्मीद है कोई समस्या आपको नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये आपका
50 क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन था स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स का, ये कंप्लीट हुआ। उम्मीद है ये आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, तो मिलेंगे आप लोगों से आगे आगे के वीडियोस में। आगे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, पब्लिक फाइनेंस, इन सबों से वीडियो आने वाला है। ठीक है, कृपया करके हर एक वीडियोस को कंप्लीटली लास्ट तक देखा कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। बाकी अगर आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स या सीयूटी पीजी का कंप्लीट कोर्स करना है तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।